थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने टोटल कॉस्ट पढ़ी थी, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या थी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। चलो अब मुझे ये बताओ, ये कर्व किसकी है? ये फिक्स कॉस्ट है ना। कुछ भी आउटपुट इंक्रीज होगा तो उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और ये कैसी होगी? स्टेबल कॉस्ट होगी। ये कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये इंक्रीज क्यों हो रही है? ये आउटपुट पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कुछ फैक्टर फिक्स कॉस्ट के होंगे और कुछ फैक्टर वेरिएबल कॉस्ट के होंगे। दैट्स व्हाई ये क्या है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगी। आई होप ये क्लियर है, इतना हुआ था, है ना। आज हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट पीछे भी तो पढ़ा है ना आप लोगों ने। एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था। एवरेज प्रोडक्ट में क्या निकालते हैं हम लोग? कि पर यूनिट की जो रिटर्न है वो क्या होगा, वो हमने प्रोडक्ट की बात की थी। एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने 100 यूनिट्स बनाए तो मेरी इतनी टोटल कॉस्ट आई, है ना। तो एक यूनिट बनाने में मेरा कितना खर्चा आया, उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज निकालना। अगर मैंने 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है तो उसकी कॉस्ट मेरी 2 लाख आई है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बैठी? मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की प्राइस हम डिसाइड करते हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। सो पर यूनिट कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अच्छा, इसमें एवरेज कॉस्ट में भी हम वही डिफरेंशिएट करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट आपको पता है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे लास्ट क्लास में, कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। या इंश्योरेंस की हम बात करें, सैलरीज की बात कर रहे हैं। अगर आउटपुट ज्यादा किया, ठीक है, तो क्या सैलरी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्या आपके इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाएंगे? लैंड का रेंट है वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो वो फिक्स रहेगा, जितना रेंट है उतना ही आपको रेंट पे करना है। चाहे आप 3 दिन आपने फैक्ट्री बंद की, चाहे आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारा एवरेज कैसा हो जाता है? इट विल ऑलवेज डिक्रीज। कैन एनीवन आंसर व्हाई? फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, बट हमारी जो एवरेज है वो हमेशा डाउन जाएगी। इसका कर्व कैसे बनेगा? दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका कर्व कैसा होगा? कर्व कैसा होता है इसका? हाइपरबोला कर्व, ठीक है। ये कर्व आता है ना, ये कैसा कर्व है इसका? हाइपरबोला कर्व। ये हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा और इट विल नेवर बी जीरो। जीरो कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, बेशक पॉइंट्स में हो, बट जीरो कभी भी नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? ये इसका एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है। ये टेबल बनाने के लिए थैंक यू, और सॉरी तुमसे बनवाने के लिए। दूसरा हो गया, किसने बनाया था? बहुत सारे कईयों का कंट्रीब्यूशन है मैम इसमें, कईयों का थैंक यू बोला ना मैंने। चलो, ये दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में आपको जो बातें याद रखनी है वो क्या है? इट विल नेवर बिकम जीरो, इट विल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये हमेशा डिमिनिश होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, कोई बता सकता है फिक्स कॉस्ट तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्यों डिक्रीज होती है? जी नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तुषार
एक सेकेंड तुषार आंसर करेगा। तुषार सोचो, सभी सोचो। यस तुषार, नो आइडिया। शायद क्वांटिटी से डिवाइड करने के लिए। हाँ तो ये तो मैंने लिख दिया, क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। रोहन, आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना? यस, वेरी गुड। मैडम नंदिनी ने आपको वेरी गुड बोला है। देखिए आपकी जो कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है ना, बट आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है? लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है। अगर देखो एग्जांपल के तौर पर, अगर हम एक बस की बात कर रहे हैं, एक बस का किराया 10,000 है, उस बस का खर्चा 10,000 आएगा, ठीक है, जो कि कितनी है? 20 सीटर है। अब उसमें 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो 20,000 कॉस्ट उन 5 लोगों में बटेगी ना। से फॉर एन एग्जांपल, अगर उनके पास 2,000 रुपए आई, 2,000 उनकी कॉस्ट आई, अगर उसमें और लोगों को हम बढ़ा देते हैं क्योंकि कैपेसिटी भी है, अगर वही 10 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या वो भी 2-2 हजार रुपए पे करेंगे? नहीं ना, कॉस्ट उनमें बट जाएगी। लोग बढ़ गए तो कॉस्ट उनमें बट गई। तो वही चीज है, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं। आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 1 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी? वो कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा आउटपुट हमारी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो जो एवरेज कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमेशा डिक्रीज होगी, ठीक है, बहुत पॉइंट्स में जा सकती है बट जीरो कभी भी नहीं होगी। तब तक जीरो नहीं होगी जब तक ये फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती, और फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, सो AFC कैन नेवर बी जीरो। क्लियर? अब हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनेगा? देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एक लेवल पे डिक्रीज होगा, एट सम पॉइंट, उस पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगा। व्हाई? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्लियर हुआ कि डिक्रीज क्यों हो रहा है? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। देन व्हाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस? व्हाई? व्हाट्स द रीजन? पहले जो उसकी कैपेसिटी है वो हु कैन आंसर? वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो क्वांटिटी भी बढ़ी रही है, क्वांटिटी बढ़ी लेकिन उतने अमाउंट से नहीं बढ़ेगी नेक्स्ट लेवल पे। एग्जैक्टली, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। से फॉर एन एग्जांपल, पहले 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, देन 2 का हुआ, देन 3 का हुआ, 4 5 6 7 10, डबल होती जा रही है, 1 2, देन 2 से डायरेक्ट 3, 3 से 4। अगर ये मानो क्वांटिटी यूनिट जो है, पहले हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन था, 1 यूनिट हमारा आउटपुट था, वहीं अगर आप 5 यूनिट का देखो तो उनमें डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है ना। तो अगर 1 into 5 होके 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ ना, वहीं जब हम टेबल अभी देखेंगे तो जब टेबल में देखोगे तो into 5 ही आपका आउटपुट ये होना चाहिए था, कॉस्ट भी, बट उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती है। और इसका रीजन क्या है? ये कनेक्टेड है हमारे प्रोडक्ट से। वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा कब होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का कोई इफेक्ट होगा इस पे? यस और नो? नहीं होगा ना। तो कौन सी कॉस्ट इसको अफेक्ट कर रही है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से इस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ती है, किसके कनेक्शन में बढ़ेगी? वेरिएबल फैक्टर के कनेक्शन में। मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट से कनेक्शन है। हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़ी, जब क्या पढ़ा था? कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन। भूल गए? वैनिश। सुनो, बात पूरी करने दो। कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन से कैसे रिलेटेड है? 4 हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए थे, उनको पे कर रहे हैं, जो भी उनके खर्चे आ रहे हैं वो हम कॉस्ट फंक्शन में पढ़ रहे हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ जो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे वेरिएबल फैक्टर से। प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एक एक्स्ट्रा जो वेरिएबल फैक्टर हमारा लगेगा, टेबल याद करो, डायग्राम याद आ रहा है?
हमने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लिया था, फिक्स फैक्टर भी थे वहां पर, वेरिएबल फैक्टर भी थे। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक फिक्स फैक्टर होता है, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं ना, याद है इतना? तो हमने वहां पर लेबर लिया था, अगर वो टेबल याद हो आपको तो लेबर का हमने कंपैरिजन किया था। जैसे जैसे हमने एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उस प्रोडक्शन की ही तो कॉस्ट बढ़ेगी। इतना समझ आया? तो वेरिएबल जो फैक्टर था हमारा वो हमने बढ़ाया, पहले एक लेबर से इतना प्रोडक्शन हो रहा था, फिर जब लेबर बढ़ता बढ़ता 5 हुआ तो उससे इतना प्रोडक्शन हुआ, लेबर 10 हो गया तो इतना प्रोडक्शन हुआ। समझ आया? अगर लेबर के बढ़ने से जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उतनी कॉस्ट हमारी आएगी। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? अच्छी समझ आ रहा है? लेबर के बढ़ने पर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। यहां पर क्या लगेगा हमारा, हमने रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ा था प्रोडक्शन में, क्या थे? रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। रिटर्न टू स्केल में भी पढ़ा था, रिटर्न टू फैक्टर में भी पढ़ा था, है ना? तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, रिटर्न ज्यादा हो रहा है मतलब मुनाफा हमें ज्यादा मिल रहा है ना। जब रिटर्न ज्यादा मिल रहा है मतलब कॉस्ट कम होगी, जब भी तो हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रिटर्न बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी। याद है? यस मैम। आया याद? जब हमारा रिटर्न बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी रिटर्न बढ़ रहा है, जब रिटर्न बढ़ेगा तो मतलब हमारी कॉस्ट कम हो रही है, तभी तो हमें रिटर्न बढ़ रहा है ना, तो कॉस्ट कम होगी। एक पॉइंट पे जाने के बाद जब हमारा रिटर्न कम होगा, जब डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा, जब रिटर्न कम हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है, जब तो हमें रिटर्न कम हो रहा है। समझ में आ रहा है कनेक्शन? यस मैम। है ना? प्रॉफिट और प्रोडक्शन को समझ पा रहे हो, रिटर्न और कॉस्ट को समझ आ रहा है कनेक्शन? अगर वो समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है फिर से रिपीट करेंगे। अच्छी डाउट है? क्लियर नहीं हो रहा? पहले डिक्रीज क्यों हुआ और फिर इंक्रीज क्यों हुआ? तुमने अपनी एक फॉर्म खोली, ठीक है? उस फॉर्म में तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो। समझो, समझने की कोशिश करो, समझ नहीं आया तो पूरा चैप्टर का हलवा बन जाएगा। तुम लोग प्रोडक्शन कर रहे हो अपना, ठीक है? जब आपने प्रोडक्शन किया, पहले जैसे अभी क्या है, कोविड के टाइम पे मास्क की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। पहले हम कितना प्रोडक्शन कर रहे थे? सिर्फ 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है? जब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आया था, क्या आया था? कोविड आया था। फिर एकदम से एक्सेस में हुआ तो लोग 2-2 मास्क लगाने लग गए, है ना? जब 2-2 मास्क लगा रहे हैं तो मतलब हमारी क्या डिमांड बढ़ेगी, तो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब कहोगे मैम हम डिमांड में भी चले गए, तो प्रोडक्शन बढ़ी हमारी क्योंकि डिमांड हुई। जब प्रोडक्शन बढ़ाना, पहले सिर्फ हम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, 100 मास्क बना रहे थे, हमारी खुद की कंपनी है, फर्म है, सोचो, इमेजिन, ठीक है? फिर आपने क्या किया, अब सडनली उसकी डिमांड कितनी हो गई, हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? 20 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 20 लाख का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? डिमांड है, डिमांड है यानी उसको खरीदा जा रहा है, हम सप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास रिटर्न ज्यादा है, जब भी तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी सप्लाई हो रही है, ये माना जाता है ना। तो प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है, आपने 20 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हो क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है। समझ आ रहा है ना? यस और नो? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मार्केट में डिमांड है, आपने प्रोडक्शन बढ़ाई यानी आपका मुनाफा बढ़ रहा है, ठीक है? जब मुनाफा बढ़ रहा है यानी आपकी कॉस्ट कम होगी ना, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आपकी कॉस्ट कम होती जाती है, ये मानते हो? जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टीपी क्या कहता है? पहले प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, कॉस्ट तो आपका फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, जब उनको कंबाइन करोगे और प्रोडक्शन लेवल को देखोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन ज्यादा है तो कॉस्ट हमेशा कम आती है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट कम होती है, तो वही कम हो रही है। वेरिएबल फैक्टर जो है ना वो क्या था? लेबर है, लेबर बढ़ा रहे हो, आपका टोटल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट कम होगी, तो ये कॉस्ट कम हुई, ठीक है? जब हमारा जो प्रोडक्शन है वो जब कांस्टेंट होगा उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू होगा ना, ये जब डिक्रीज होना शुरू होगा, जब डिक्रीज हो रहा है, हमारी अगर 10 यूनिट बनाने में मेरा खर्चा इतना आ रहा है, प्रोडक्शन आप कम कर रहे हो तो उन कम प्रोडक्शन में तो खर्चा बढ़ेगा, तो उनका खर्चा बढ़ नहीं जाएगा। वही बस वाली बात है, 20,000 किराया देके अगर 10 लोग उसमें सफर कर रहे हैं तो 2,000 एक बंदा पे कर रहा है। वहीं अगर सिर्फ 5 बंदे सफर करेंगे तो वो 20,000 उन 5 में बटेगा ना, तो उनके लिए उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन कम हो रहा है
चीजें लगा रहे हैं ना तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ आया? अच्छी। अभी भी डाउट है तो मैं अलग से क्लियर कर दूंगी। और भी किसी को डाउट है, ये समझ नहीं आया वो? यस तुषार, ये पॉइंट ही समझ नहीं आया। और भी किसको समझ नहीं आया? मैंने एग्जांपल्स भी दिया, क्यों क्लियर नहीं हो रहा इसमें? क्लियर क्यों नहीं हो रहा? कहाँ कौन सा क्या पॉइंट लैग कर रहे हो? तुमने प्रोडक्शन नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता ये क्या करता है? पता है? नहीं पता इसलिए नहीं समझ आ रहा। रोहित तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं इसमें यही कह रहा था कि पहले आउटपुट कम हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग ये डिमिनिश हो रहा था, लेकिन फिर जब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऊपर जाने लग जाएगा। रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़े थे हमने, गौरव समझ आ गया? रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़े थे, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, ये समझ लो, ये तुम्हें याद रखना है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट हमेशा कम होती है। लॉजिक समझा दिया, लॉजिक भी आपको समझ नहीं आ रहा है, विद एग्जांपल भी मैंने समझाया। खुद सोचो, एक बार सोच कर देखो। तुम लोग सबका किसी न किसी का कहीं ना कहीं कोई बिजनेस तो होगा ना, कोई ना कोई तो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। ये इतना तो सोचो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है भाई। तुम अगर रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, 100 यूनिट्स का तुमने रॉ मटेरियल यूज किया, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उससे 200 यूनिट्स आप बना सकते हो। 200 यूनिट्स बना रहे हो, जितना भी खर्चा आया तो 200 में तो बटेगा ना? नहीं समझे? 200 सपोज 200 रुपीज का आपका रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, लेबर भी लेकर आए, वो पूरा खर्चा आपका 200 रुपए था। इस 200 रुपए में आपने क्या किया? 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। इसमें आपने कमाए कितने? 1000 रुपए कमा लिए। तो कॉस्ट कितनी आई थी आपकी? अगर मैं कहूँ इसमें आपकी कॉस्ट थी 200 रुपए थी, तो वो इन 500 यूनिट्स में तो बटेगी। या तुम ये कहोगे कि नहीं हम सिर्फ 100 रुपए बांटेंगे, 100 मैं खुद भुगतूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना, इन्हीं में तो बटेंगे। और अगर प्रोडक्शन कम हुआ, अगर प्रोडक्शन 300 हुआ, पहले 500 था, तो 500 बटे 200 होगा ना, कितना आएगा? अब कितना होगा? 300 बटे 200 1.5। ये खर्चा बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन कम करोगे तो आपका खर्चा ज्यादा होगा। जब खर्चा ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसकी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के लिए आपकी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे। आपको ये याद रखना है बस कि AFC जो है वो हमारा डाउन जाएगा और हमारा जो ABC है वो अपवर्ड जाएगा, यू शेप है, ठीक है। और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो ये एवरेज कॉस्ट होगा। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाला कि एवरेज कॉस्ट कम क्यों हो गई या हमारी ABC कम क्यों हो गई, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको स्किप कर दो, कंफ्यूज होने से बेटर उसको स्किप कर दो, ठीक है। हुआ अंशी क्लियर? ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया? क्या कर नहीं समझ आया? ये यूं कह रही कि अगर पहले डाउन है फिर एकदम आप कैसे ऐसे ही जाएगा। अभी टेबल से वो क्लियर करेंगे, रुक जाओ। टेबल से समझ आएगा, तुम ऐसे मत करो मेरे को। अभी बस शेप समझ लो तुम लोग, ये क्यों होता है, क्या कनेक्शन है वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यू शेप होगा। क्यों होगा यू शेप? रोहन बताना क्यों होगा यू शेप? अगर आप लोगों का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो, अगर टाइम हो तो देख लो, थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई बात नहीं। मन कर रहा हो तो पढ़ लो गौरव। एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों होगा? जब हमारा फिक्स कॉस्ट डाउन जा रहा था, ठीक है, फिक्स कॉस्ट यानी आपकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ रही है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट आपकी आएगी, तो हमारी एवरेज कॉस्ट पहले डाउन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर आप हो जाएगी। आप क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारी कुछ ना कुछ हो रही है और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसलिए ये हमेशा कैसी होगी? एवरेज कॉस्ट जो होगी वो यू शेप होगी, ठीक है। ये है हमारी एवरेज कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करें तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट
होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, विद टेबल करते हैं पहले, वरना तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार पढ़ के इसको फिर से रिवाइज करेंगे अभी। ये टेबल नोट कर लेना तुम लोग भी, बुक में जो टेबल गिवन है ना वो क्लियर नहीं हो गया आप लोगों को, ठीक है, इसको लिखना जरूर। नो फोटो नो वीडियो, अपने हाथों से लिखोगे ना, कोई लिख के देगा तुम्हें। कौन आ गया प्रधानमंत्री यहाँ पर? गौरव तो पता नहीं क्या ही बन रहा है आजकल अपने मन में, मोदी ही बन गया शायद ये तो। क्यों गौरव, मोदी जी आप लिख सकते मैंने सोचा तुम लोगों ने प्रोडक्ट कर रखा है, प्रोडक्शन कर रखा है तो कॉस्ट कर इजीली समझ जाओगे, तो टेबल बाद में बना दूंगी, पहले कर भी तुम्हें करा देंगे। मुझे क्या पता तुम पीछे का ही भूल चुके हो सब कुछ, आगे बढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ। हाँ टेबल से ही समझ आएगा तुम्हें। मैं चाह रही थी तुम्हें लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए तुम्हें कनेक्शन समझाऊं कि अगर कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आया तुम ना छोड़ कर आओ। बट मुझे लगता है कनेक्शन समझाने के लिए पहले तुम्हें पूरा प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, तब कनेक्शन समझ में आएगा। आप बीमार हो नहीं, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरी बीमारी बहुत गई है। लेसन देखो एक बार, यहां तक समझ आया? क्या लिखा है मैंने, देखो एक बार क्या लिखा है, क्या टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, एपी इज एवरेज प्रोडक्ट, एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट, जो आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो शायद तुम जाकर जो प्रोडक्शन का वीडियो है एक बार वो वीडियो देखना, उसके बाद मे भी तुम्हें समझ आए, नहीं तो फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल देना, यही हो सकता है। वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा, कनेक्शन है दोनों में। अगर पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कॉस तो पढ़ा हुआ है ना, सबने पढ़ा हुआ है ना, फिर कर्व सारे भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं, फिर से याद आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो हमने लिया है टीपी, एपी, एमपी, ये प्रोडक्शन कर्व्स हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जिसका डायग्राम अभी मैंने बनाया था, ये वाला। प्रोडक्शन वाला, ठीक है। प्रोडक्शन इसलिए लिया है क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है, जो भी खर्चे प्रोडक्शन के लिए आ रहे हैं, हम उसी खर्चों की बात करें, उसकी ही कॉस्ट की बात करें। अगर प्रोडक्शन में मैंने लेबर लिया है, रॉ मटेरियल्स ली है, मैंने लैंड हायर की है, रेंट पर ली है, मुझे उसका रेंट पे करना है, तो उन सारे खर्चों को मिलाकर ही हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, है ना। तो कॉस्ट को जानने के लिए हमें प्रोडक्शन लेवल जानना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन हुआ उतने खर्चे, हाँ या ना। इस कनेक्शन को समझ पा रहे हो? प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी खर्चे बढ़ेंगे ना। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ दे रहा है, दुरुस्त है, पर अभी बहुतों को समझ नहीं आया, टेबल से क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, टेबल तो अभी बनी नहीं है, देख ली बुक में।
बुक वाली मतलब जो तुम लोग टेबल देख रहे हो ना उसमें वो सिर्फ रटने वाली चीज हो जाएगी। नहीं मतलब समझ में आ रहा है। पीछे का अगर कनेक्शन याद है तो वो समझ आ जाएगा, बट रटने वाली चीज हो जाएगी। मैं जो तुम्हें कनेक्शन बता रही हूँ प्रोडक्ट के साथ वो समझाने के लिए है। मैं चाह रही हूँ तुम रटो नहीं, समझकर समझो। जो समझकर ना समझे वो ना समझ है तो मत समझो। ये समझ आया? कहां से आया? फिक्स कॉस्ट है, लिसन प्लीज, फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कहां से आएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कैलकुलेट करो कितनी हो गई है। प्रोडक्शन यहाँ समझाने का मेरा मेन मकसद ये है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि अगर हमारे एवरेज प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन सुनो बाद में समझा लेना। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर क्या पड़ेगा। उनमें से एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज और एक ऑप्शन होगा इनकम्प्लीट डेटा। तो बहुत से बच्चे तुम में से कोई करके आएगा इनकम्प्लीट डेटा। प्रोडक्ट में कॉस्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं होता, प्रोडक्शन तो अलग चैप्टर है, कॉस्ट अलग चैप्टर है, वो मिक्सअप कहां से कर दिया। बट कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर लिया तुम्हारा साथ में, वरना बुक वाला ही मैं तुम्हें करवाने वाली थी। टेबल सेम है, बस नंबर्स अलग लिए हैं, उसके साथ में मैंने प्रोडक्शन भी ले लिया है ताकि तुम्हें दोनों समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया अगर एवरेज प्रोडक्ट जो है, एवरेज प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कुछ ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आप आंसर कर सकते हो इस टेबल के थ्रू। क्या आंसर होगा देखो। अब एएफसी कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पर कैसे निकालोगे? AFC फिक्स कॉस्ट अंशी कैसे निकालोगे एएफसी? एवरेज फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, मतलब गलत। 1000 टोटल कॉस्ट 1000 अपॉन टोटल कॉस्ट 1000 अपॉन डिवाइडेड बाय, क्वांटिटी गलत। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी होगा ना। आउटपुट तो ये है ना, ये तो हमने नंबर्स लिए हैं सिर्फ, ये आउटपुट थोड़ी है, समझ रहे हो? वेरिएबल प्रोडक्ट लेते हैं ना, आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ आउटपुट नहीं गिवन है, टीपी गिवन है। तो टीपी इज योर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट ना, समझे? तो ये डिवाइडेड बाय किससे होगा? टीपी से होगा। ये याद रखने वाली चीजें, फॉर्मूले लिख लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में कि आपको टीपी दे देंगे, एफसी दे देंगे, बोलेंगे एएफसी कैलकुलेट करो। ठीक है, करो कैलकुलेट। कैसे रखते हो? कोई बात नहीं, अभी तो मैं लिख रही हूँ। एएफसी कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, कष्ट मत करो, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। वैसे कैलकुलेटर रखना, अभी कुछ कैलकुलेट करना है आप लोगों को। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? AFC प्लस ABC, एवरेज एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है,
क्या हुआ गौरव? क्यों बोल रहे हो फिर? क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? आप इधर देख रहे थे गौरव बोल रहा था ना, ये तो नहीं पता बोल यही बोल रहा था गौरव भी। हाँ जी बताइए, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई? इनमें से सभी आंसर करोगे तो अच्छा लगेगा। रोहित, मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी? क्या आएगी मार्जिनल कॉस्ट, बताओ। टोटल कॉस्ट में TCA minus 2000 minus 3000, 3000 minus 2000 क्या आएगी? शिवानी, MC कितनी आएगी मार्जिनल कॉस्ट? ये आएगी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट TCA minus 1. Yeah. this minus this, this minus this, this minus this. No, ma'am, this minus. ये तो हो गई और क्या हो गई? नीचे से ऊपर हो। ये नंबर, अरे बात वही है कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, बात वही है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लेना है, इसका नहीं लेना, इसका डिफरेंस नहीं लेना, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। बस इसके जो न्यूमेरिक्स है वो ऐसे हैं कि आपको सिमिलर आंसर आ रहा है। बट क्या ये मार्जिनल कॉस्ट है जो हम चाह रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं? ये वो मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। चलो अभी बाद में लिखना, अभी पहले समझो। टीपी है, एपी है और एमपी है, ये सारे प्रोडक्शन है। टीपी आपका टोटल प्रोडक्शन, एपी आपका पर यूनिट प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन है कि आपने एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पर कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, वो आपका होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। समझ आया इतना? हमने सिर्फ कॉस्ट को समझने के लिए फैक्टर्स लिए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है जो फिक्स्ड होगी 1000 यूनिट्स है। वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन के बढ़ने पर आपकी जो कॉस्ट है बढ़ती है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ आया यहाँ तक? अब टोटल कॉस्ट आपकी कैसी हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे गौरव? इतने देर में आंसर आ जाना चाहिए। कैसे निकालेंगे मुस्कान? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट हमारा यहाँ पर है तो हमने क्या किया, AFC निकाला। अब यहाँ पर देखो AFC का कर्व हमारा क्या था? AFC will always decrease। क्या डिक्रीज हो रहा है? हो रहा है डिक्रीज। समझ आइए कर कि वो हमेशा डिक्रीज होगा। अब पूछोगे क्यों डिक्रीज हुआ, वो रीजन मैंने आपको दिया था और वो समझ भी आ गया है ना। अब हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोडक्ट और द टोटल आउटपुट व्हिच वी गेट, है ना। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देखो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुई, एक पॉइंट पर डिक्रीज हुई और उसके बाद कंटीन्यूअस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हो रही है अच्छी इंक्रीज। समझ आया क्यों इंक्रीज हो रही है? ये जो ABC है इस पर फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना या घटना किस पर इफेक्ट करेगा? हमारे एवरेज प्रोडक्ट पर। अगर पर यूनिट प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर हमारी कॉस्ट आएगी। और जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल की वजह से इस पे भी फिक्स्ड का तो कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, कम होगी देन बढ़ेगी। टोटल कॉस्ट इन दोनों का ही टोटल हमने निकाला, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आया। मार्जिनल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। ठीक है, बट ये वो नहीं है जो हमें चाहिए।
ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ और ये एवरेज कॉस्ट हुआ। समझ आया? हाँ, पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। और ये जो इसका ये है, ये देखो ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा एवरेज कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इसका रीजन होता है इंक्रीजिंग फैक्टर डिक्रीजिंग फैक्टर की वजह से, जो रिटर्न्स है ना, रिटर्न टू फैक्टर, उसकी वजह से। जैसे जैसे ये क्या होगा, हमारा जो इंक्रीजिंग था, देखो जहां पर हमने टोटल प्रोडक्ट की बात की थी, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट कम होती है। जब भी हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होगी तो हमारा जो डिफरेंस है वो भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स फैक्टर था, वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस आते हैं ना, तो जिसकी वजह से ये हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मैं बात करूँ इस मार्जिनल कॉस्ट की, क्या वो कॉस्ट है जो हमें चाहिए? नहीं है ना। ये 1000 क्या ही है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल प्रोडक्शन, है ना, एडिशनल प्रोडक्शन। तो ये जो कॉस्ट है ये क्या ही है, इतना एडिशनल प्रोडक्शन होने पर इतनी एडिशनल कॉस्ट आई है। समझ रहे हो? इतना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ था तो जो एडिशनल कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है। हमें कौन सी कॉस्ट चाहिए? हमें कौन सी कॉस्ट चाहिए? एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए ना, एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए। ये कॉस्ट कितनी है? 100 यूनिट्स की। ये कॉस्ट कितनी है? 110 यूनिट्स की, 120, 110, 80, इसकी कॉस्ट है ये। तो 1 यूनिट की कॉस्ट चाहिए ना, मार्जिन कॉस्ट। तो हमें 1 यूनिट की बात करते हैं, तो 1 यूनिट कॉस्ट निकालो, डिवाइड कर देंगे तो कितनी आएगी? ये आएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो एक्चुअली हमें चाहिए। समझ आए? ये एक्चुअली आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है ये वो है। ठीक है, ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये आ जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एक लेवल पे जाएगी और देन ये इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या है देखो, कुछ दिख रहा है इक्वल इक्वल सा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वो कौन सा पॉइंट होगा? जब ये इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है तो उस लेवल पर ये क्या होगा? इक्वल होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया ये इतना? तो गलत तो नहीं बोल रहा है वो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखो एक बार, एक जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। देखो 9.09 तो ऊपर भी आ रहा है। हाँ, ऊपर भी आ रहा है तो क्या होगा? तो आपने दोनों को इस ये तो कम हो रहा है ना, ये इक्वल आ रहा है इस लेवल पे। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट सेम पॉइंट पर इक्वल है ना, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी इक्वल है। फोर्थ स्टेज पर दोनों इक्वल है, ये बोल रहे हैं। ABC जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, जिसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है? टेबल में देखो, पैराग्राफ में समझ आ रहा तो आंसर करो जल्दी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब कम हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रहा है ना, ये कम है। कोई भी कर्व जब ऐसे कर्व है, जब एक कर्व से नीचे हो ये कर्व, मतलब ये कम है, ये ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब कम होगी तो मार्जिनल कॉस्ट विल ऑलवेज बी लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, जब एवरेज कॉस्ट हमारा मिनिमम हो जाती है, मिनिमम के बाद बढ़ना शुरू होगा, है ना, इस पॉइंट पर जब ये बढ़ना शुरू होगा
तो हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, इक्वल होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यहां मत देखो टेबल पे और इस पे देखो, हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना। जब हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व आगे आ गया ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व पीछे चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ज्यादा होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि कभी देखना हो तो सडनली देख लो, टेबल पर आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक बार बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट की। जो एवरेज प्रोडक्ट का कनेक्शन होता है ना, देखो जो क्वेश्चन था कि जब एवरेज प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है तो हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक लेवल पर कम होगा, उसके बाद क्या कर देता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इनिशियली डिक्रीजेस, आफ्टर देन इट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। अब देखो एक बार एवरेज वेरिएबल प्रोडक्ट की तरफ देखो। एवरेज वेरिएबल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन देखो। जब एवरेज प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, आपने रिलेशन पढ़ा था ना, वो नीचे वाला जो डायग्राम था। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होता है या एवरेज प्रोडक्ट, याद है ये वाला कर, एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। और जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हो गया उसके बाद कम होना शुरू होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पर। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो मतलब एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। और जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जब डिक्रीज आता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होता है ना। बट दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, हमेशा एपी ज्यादा होगा, एपी विल बी ग्रेटर देन एमपी। अब इससे आपने क्या समझा, एक बार इन दोनों का रिलेशन देखो। एक जगह प्रोडक्ट की बात की है, एक जगह हमने कॉस्ट की बात की है। वही एवरेज प्रोडक्ट, वही एवरेज कॉस्ट। एक बार देखो क्या है रिलेशन, देखो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो आपने कैच किया या नहीं कैच किया। देखो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारी कॉस्ट घट रही है ना, उल्टा हो रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। जब भी प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट कम होती है। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एवरेज कॉस्ट कम होगी। जब एवरेज कॉस्ट कम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। वहीं अगर कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, देख के। वहीं अगर मैं कहूं जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो दोनों इक्वल होगा, वहीं जब कॉस्ट मिनिमम होगी, दोनों का डिफरेंस समझना। प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, कॉस्ट मिनिमम होगी, उससे कम नहीं हो सकती, और प्रोडक्ट उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अब यहाँ उल्टा देखो, एवरेज प्रोडक्ट कम होना शुरू हो गया, प्रोडक्शन कम होना शुरू हुआ। जब प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। इनपुट्स तो वही यूज कर रहे हो है ना, लेकिन उससे प्रोडक्शन तुम कम कर रहे हो, तो जो खर्चे हो गए हैं वो खर्चे उन्हीं से तो वसूल करोगे, उसी प्रोडक्ट से तो वसूल करोगे, तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है और एवरेज प्रोडक्ट कम हो गया, और यहाँ पर उल्टा होगा, एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा और मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा। इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यही बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पहले डायग्राम से बता रही थी, जो आपको समझ नहीं आ रहा था। हमेशा कनेक्शन कैसा होता है, उल्टा होता है। जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, एक बार ये लिख लो ताकि आपको समझ में आए होता क्या है। क्लियर है ये एवरेज कॉस्ट और इसका रिलेशनशिप? बुक में अब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो रिलेशनशिप होता है किसका, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। जैसे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप जरूरी था। When average cost falls as a result of an increase in output, marginal cost is less than average cost. वही जो भी मैंने कहा,
ठीक है। एवरेज कॉस्ट राइसेस, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है सेकंड स्टेज पर, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। यही आपकी बुक में गिवन है पूरा थ्योरेटिकली। समझ आई ये चीज? Yes, ma'am. समझ आया आपको ये? एक बार फटाफट से क्वेश्चन नोट करो, मुझे बताना ये कैसे आएगा, क्या आएगा इसमें। अच्छा, कुछ एक सेंटेंस में ही आपको कुछ बता देती हूँ। लॉन्ग रन वाली जो बात है, लॉन्ग रन में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैम ये नीचे वाला मतलब अच्छा, नहीं लिखा क्या? ये टेबल में लिख ली? देखो, जो लॉन्ग रन में क्या होता है, ये हमारा शॉर्ट रन है। अपनी बुक ओपन कर लो, तो अपनी बुक ओपन कर लो, बुक में है ना आपके पास, बुक है सबके पास। ये सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर ली है, ठीक है। ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है, और यहीं पर ये क्या कर रहा है, लॉन्ग रन की बात कर रहा है, जिसमें ये सारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और यहाँ पर अलग अलग फर्म की एवरेज कॉस्ट कर्व्स गिवन है, जो क्या कर रही है, सारे छोटे छोटे फर्म की एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करते हुए, टच करने का मतलब हम कहेंगे इट इज टेंजेंट टू दी कॉस्ट कर्व्स ऑफ ऑल फर्म्स। टेंजेंसी है ना, टेंजेंसी वर्ड समझ में आ रहा है, जैसे हमने किसमें पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था। इसका मतलब इट इज टेंजेंट टू द कर्व, ये टच हो रहा है ना। तो ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द कॉस्ट कर्व्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म्स। ये सारी फर्म्स है छोटी छोटी, ये शॉर्ट रन है, ठीक है, ये लॉन्ग रन है। इसमें हमने 2-3 फर्म्स के क्या किए हैं, कॉस्ट कर्व्स को कंसीडर किया है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, अगर इस लेवल ऑफ इतना हमें आउटपुट करना, प्रोडक्शन होना है, तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, हमें कौन सी फर्म को कंसीडर करना चाहिए, कौन सी फर्म को कंसीडर करेंगे जिसकी कॉस्ट कम से कम होगी और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो। वहीं हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना, कि जहां मुझे आउटपुट तो ज्यादा से ज्यादा मिले लेकिन मेरा खर्चा कम आए। तो यहाँ हम कैसे कंसीडर करेंगे, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने ओ बी, ठीक है, ओ बी अगर मुझे आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट है यहाँ पर आपकी क्वांटिटी, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, ये एल बी मेरी कॉस्ट आ रही है, ये SAC1 है, SAC2 है, SAC3 है। SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ठीक है, एक फर्म की, दूसरे फर्म की और ये तीसरे फर्म की। तो इतना अगर मैंने आउटपुट मुझे चाहिए, क्वांटिटी मुझे चाहिए, तो इतनी मेरी कॉस्ट आएगी। तो ये इतनी कॉस्ट है, जहां पर क्या है, SAC1 और SAC2 क्या है, इक्वल है, इक्वल कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अगर मैं कम प्रोडक्शन चाहती हूँ, मैं चाहूँ कि मुझे कम प्रोडक्शन करना है, या सूटेबिलिटी नहीं समझ में आ रही कि किस फर्म में मुझे जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो OA आउटपुट के लिए SAC फर्म में इतनी कॉस्ट आएगी, है ना, माना MA कॉस्ट आएगी, समझ रहे हो, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. इतनी कॉस्ट है, समझ में आ रहा है प्रवेशिका, हमेशा, मुस्कान, इतनी कॉस्ट है, क्यों, क्योंकि A फर्म में है ना, ये फर्म 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये वाली फर्म में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पॉइंट, समझ आ रहा है। अगर ये कौन सी है, 2, सेकेंड फर्म है, इस फॉर्म पे अगर ऊपर जाएंगे तो ये इतनी कॉस्ट आएगी NA, तो कॉस्ट कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, जो पहले कौन सी ज्यादा है हमेशा, कौन सी होती है पहले वाली, SAC, कौन सी है, नाम बताओ, MA या NA, मुस्कान, MA ज्यादा है, गौरव, अमीशा, सॉरी शिवानी, मैं नाम हमेशा का लेके शिवानी को देख रही हूँ, शिवानी कहीं और ही देख रही है, शिवानी, NA, तुषार, रोहन, रोहित, who said MA? M कौन सा है मैम, आपके लिए दूसरा वाला है,
नीचे वाला। ये m है और ये n है, n फिर तो नहीं जा क्लियरली विजिबल ना, वही कह रही हूँ। m a कौन बोल रहा है रोहन? मैंने पहले ही M सोच रखा था। ये m है और ये n है। आपने अच्छा छोटू सा लिख दिया, m है, ठीक है। ये m a है और ये n a है, तो क्लियरली विजिबल है ना। ये लाइन बड़ी होगी, ये लाइन बड़ी होगी, बड़ी वाली बड़ी होगी, छोटी वाली छोटी होगी, है ना। तो ये ज्यादा कॉस्ट है, तो क्या मैं इसमें अपने इन्वेस्टमेंट करूंगी, इस फॉर्म में जाऊंगी? नहीं ना, कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्शन मुझे सिमिलर मिल रहा है। वही अपना पुराना एग्जांपल लो, समझ गई। गोलगप्पे वाले 3 लाइन में खड़े हैं। नंदिनी पहले कह रही थी मैम आप एग्जांपल मत लिया करो। गोलगप्पे वाले खड़े हैं, एक दर है 10 रुपए के 5 गोलगप्पे। मुस्कान आंसर देगी इसका। एक दर है 10 रुपए के 8 गोलगप्पे और तीसरा वाला दर है 10 रुपए के 10 गोलगप्पे। किस पर जाओगे? 10 के 10। उतना ही प्राइस आपको पे करना है, तो कम क्यों लेंगे, ज्यादा ही लेंगे ना। तो हम SAC में तो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यहाँ हम आउट करेंगे SAC 1। तो मतलब पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा फर्म में इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा शॉर्ट रन में। अब लॉन्ग रन की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें, किसी एक फर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री की अगर हमें बात करनी है तो छोटी छोटी फर्म मिलकर इंडस्ट्री बनती है। तो उन सारी फर्म के अलग अलग कॉस्ट क्या आएगी, उन सबको मिलाकर मेरी टोटल कॉस्ट आएगी लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन में मैं चेंजेस नहीं कर सकती, बट लॉन्ग रन में मैं चेंजेस कर सकती हूँ। तो ये मेरी क्या आएगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, विच विल बी ऑलवेज यू शेप। इतना आपको पढ़ना है बस, ठीक है। Always U shape। हाँ यू शेप ही होती है, एवरेज कॉस्ट का हमेशा यू शेप ही आएगी। खत्म है, क्योंकि नहीं अभी बचा हुआ है, अभी काम करने का। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कराया था, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इकोनॉमीज का मतलब होता है कुछ अच्छा होना, बेनिफिट्स हमें मिलना। डिस इकोनॉमीज का मतलब होता है डिसएडवांटेज मिलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही हम पुराना एग्जाम्पल लेंगे जो लास्ट टाइम हमने लिया था। जैसे ये रूम है जो अभी आपको एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बस आती हूँ, नोट्स देती हूँ, अच्छा अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, चली जाती हूँ, तो उसका ड्रॉबैक आप बाहर जाके ऐसे फीडबैक दे रहे हो, तो बच्चे क्या है नहीं आ रहे हैं मेरे पास, मेरा जो लेवल है वो कम हो जाएगा, मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, तो वो क्या होगा मेरे लिए इंटरनल डिसइकोनॉमीज होगा। या आपने बाहर जाकर अच्छा अच्छा बोला, तो बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें कविता मैम से इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो क्या होगा ये इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल मतलब अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फर्म के लिए अच्छा होना, बेनिफिट मिलना, इंटरनल इकोनॉमीज। खुद के फर्म में कुछ नुकसान हो जाना हमारे करने से, दैट इज इंटरनल डिसइकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल का मतलब होगा हमने कुछ किया जिसकी वजह से बाहर के लोगों को बेनिफिट मिला, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज, और उसका उनको भुगतान करना पड़ रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, डिसएडवांटेज मिल रहा है, तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, ठीक है। वही एग्जांपल आपने जाके बाहर इतना फैला दिया, इतना फीडबैक दिया कि सीए करना ही नहीं चाहिए, तो बच्चे सीए ही नहीं कर रहे, उनका जो रुझान है सीए के लिए वो खत्म हो गया। तो उससे क्या होगा, सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को नुकसान हो रहा है ना। मैंने बेकार पढ़ाया, गंदा पढ़ाया, तो इफेक्ट उनको भुगतना पड़ रहा है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। अगर तुम लोग बाहर अच्छा जाके बोल रहे हो मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे क्या है, अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे, सीए तो बहुत ईजी है, हमें करना चाहिए। तो सब बच्चे कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ सीए जो एस्पिरेंट्स है वो बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज होगा। समझ आया दोनों में डिफरेंस। तो अभी देखो इसमें आपकी जो मॉड्यूल है उसमें 2 पार्ट्स दिए हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल में दोनों की ही बात करेंगे, अगर अच्छा किया तो हमें इकोनॉमीज मिल रहा है, डिसएडवांटेज की बात करें तो वो डिसइकोनॉमीज होगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपके लिए एक्रोनिम बनाया है, जैसे आपको पीछे भी कुछ टॉपिक्स में बनाए थे। रिफ्यूजी मूवी देखी है? नहीं देखी? अच्छा, उसमें शायद एक गाना आता है,
हम सफर ऐसे कुछ। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल की और एक्सटर्नल की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, सी की जगह ऐसे नहीं आ सकता। तो हम एच की जगह टी लिखेंगे, हम सफर। थोड़ा अलग है, उल्टा है, बट याद कर लो, कोई बात नहीं। टी से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होंगे तो वो इंटरनल इकोनॉमीज होगा, हमारी एडवांसमेंट बढ़ गई, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वहीं हम बेकार टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। एम से हो जाएगा मैनेजरियल, मैनेजरियल इज रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट, ठीक है। सी इज फॉर कमर्शियल, मींस ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, प्रॉपरली किया तो बेनिफिट मिलेगा, अगर प्रॉपरली नहीं किया तो हमें उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। एफ इज फॉर फाइनेंशियल, आर इज फॉर रिस्क बेस्ड, ठीक है। ये सब करा चुकी हूँ मैं आपको लास्ट में, एक बार पढ़ लेना, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में से रेयरली आता है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है, इसको ज्यादा वेटेज नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है। बट करना जरूरी है, हमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो आप ये याद कर लो, इससे ये याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में आपको क्या याद करना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, CLAITT, CLAIT स्क्वायर में बोल सकते हो। ये कैसे याद करते हो आप, अपना एक्रोनिम या तो खुद बना लो। सी से क्या होगा, चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स, की आपकी जो रॉ मटेरियल है वो अगर चीप अवेलेबल होते हैं तो सबको ही चीप अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो वो एक्सटर्नली बेनिफिट मिलेगा। एल से आता है हमारे लेबर स्किल्स, कि अगर स्किल लेबर है हमारे पास तो वी कैन गेट मोर बेनिफिट्स। ए से आएगा हमारे पास एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंसिलरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो जिसका अपना 50% ऑफ प्रोडक्शन अपनी पेरेंट कंपनी को ही देना जरूरी होता है, उन्हीं को सप्लाई करना जरूरी होता है, जैसे अर्बन क्लैप है, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज है, सप्लायर्स है, तो वो इनमें आती है एंसिलरी इंडस्ट्रीज में आती है। ये रिपीट करना है ये बड़ा। एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज या वो फर्म्स होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं फर्म्स। अर्बन क्लैप नहीं सुना है, अर्बन क्लैप होती है ना, वो भी यही तो काम करते हैं। क्या होता है, ये बहुत छोटे लेवल पर होती है, छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, एज अ इंडस्ट्री वर्क करती हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ आपकी बुक में देखो, रॉ मटेरियल, टूल, मशीनरी, इनका काम करते हैं, रिपेयर सर्विसेज हो गए, ये लोग हो गए, है ना। इनका इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि इनका जो 50% ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज नेसेसरी टू सप्लाई देयर 50% ऑफ प्रोडक्शन टू देयर ओन पेरेंट इंडस्ट्री। पेरेंट इंडस्ट्री क्या होता है, जिनसे आएंगे, हाँ, उन्हीं को प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ये उनके लिए नेसेसरी होता है, उन्हें एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। ए से एंसिलरी इंडस्ट्रीज, आई से इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एक टी से आपका हो जाएगा टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज क्या है, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। टेक्नोलॉजीज यहाँ पर है, जैसे आजकल क्या है, जूम, मीट, इन पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि एक बार में बहुत सारे लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई लिमिट्स नहीं है, तो आप इजीली उनसे जो भी मार्केटिंग पर्पसेस भी पूरा कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की, जैसे स्विगी है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, घर बैठो जो मर्जी मंगवाओ, चाहे क्या समय है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतनी सारी आपको मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, so you can enjoy your food whenever you want, wherever you want. This is all for today. I hope everything is clear. You all clear? Everything is clear. कोई डाउट है? अच्छा, एक नहीं, क्वेश्चन लिखो, एक मिनट में देखना चाहती हूँ तुम लोगों को कितना समझ में आया। थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, my hand is like going to get some weight from my body.
बिल्कुल उठ नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है निकल के गिर जाएगा बिल्कुल। ओके, नोट डाउन करो। टोटल कॉस्ट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स, 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट थी आपकी 200। 0 यूनिट्स पर आपकी टोटल कॉस्ट थी 200। तो व्हाट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट एट 10 यूनिट्स? 10 यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 200। प्रॉम्प्टली आंसर नहीं करना है। लेट अस सी ना, किसको नहीं समझ में आ रहा वही नहीं क्लियर कर पाएगा, है ना। टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स इज 200। क्वेश्चन नंबर 2 अपना अपना खुद से करोगे। वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स इज 500 यूनिट्स, सॉरी 500 कॉस्ट। और आपको निकालना है ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स। आपकी टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर है 200, वेरिएबल कॉस्ट 5 यूनिट्स पर है 500, तो एवरेज टोटल कॉस्ट 5 यूनिट्स पर कितनी होगी? आंसर्स क्या क्या आए? है ना, बिल्कुल है। ऑप्शंस क्या करोगे जान के? तुम्हें बता दो डायरेक्ट क्या निकला है। क्या ऑप्शंस आए? 140 और 100 और 140 किसका आया? 100 किसका आया? प्रवेश का नहीं निकला? अमीशा, तुषार 100। गौरव 140 कैसे आया? टोटल कॉस्ट 5 यूनिट को 500 प्लस 200। वेरी गुड। अब मैं मान गई तुम टेस्ट अपना खुद से करते हो। टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट 200, वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा 0 होती है ना। यस ये क्या है? फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपकी टोटल कॉस्ट ऐड होगी 700 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, क्वांटिटी 5 यूनिट्स के लिए पूछा है, तो 700 डिवाइडेड बाय 5 140। समझ आया? आ गया? इजी है, बस समझने का फर्क है। टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स है आपका 500, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ATC एवरेज टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स है आपका 500, वेरिएबल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स कैलकुलेट करना। टोटल कॉस्ट 0 यूनिट्स पर है 500, एवरेज टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स है आपका 500, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा एट 10 यूनिट्स? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एनी आंसर्स? यस तुषार। नहीं हुआ? बताओ फिर आंसर। 4500। वेरी गुड। और किसी का आया? देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट दी हुई है 10 यूनिट के लिए 500, एवरेज टोटल कॉस्ट है, हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो मेरे पास पहले टोटल कॉस्ट चाहिए, है ना। तो एवरेज टोटल का टोटल निकाल लो। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होती है ना। तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, तो इससे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यस मैम। ये क्या आ गई? टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 5000। अब ये 0 यूनिट्स पर 500 है, तो 0 यूनिट्स पे 500 यानी ये तो फिक्स कॉस्ट हुई ना। यस वेरिएबल वेरिएबल तो 0 पे कुछ होता नहीं है, 0 होता है, तो 0 यूनिट्स पे 500 यानी फिक्स कॉस्ट है, इसको माइनस कर दो, 4500 आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा।
सो सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये नहीं आया समझ? देखो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी हमें कितनी गिवन है? 10 यूनिट्स। एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है यहाँ पे, ये 500 है, ये 5000 आ गया। अब टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर है 500। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी शुरुआत में कुछ होता नहीं है, वो तो 0 होता है, बाद में तो बढ़ता है ना। टेबल देखो, यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट है, वहाँ पे भी टोटल कॉस्ट है। कहाँ ऊपर वहाँ पे टोटल कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है। ये 10 यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना। 10 यूनिट्स, ये जो 5000 है ये 10 यूनिट्स की आई है, और वो 0 ये 10 यूनिट्स की आई है, और 0 यूनिट की 500 दी हुई है। तो 0 यूनिट पे तो कुछ भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो होती नहीं है। अगर ये बोल रहे 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है तो मतलब ये फिक्स कॉस्ट रही होगी ना। तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, हमसे पूछा तो वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो टोटल में से जब फिक्स निकाल देंगे तो वेरिएबल आ जाएगी। तो टोटल में से हमने फिक्स निकाल दिया, ये वेरिएबल आ गई। समझ आया? नेक्स्ट लिखो। टोटल कॉस्ट मानकर नहीं चल रहा है उसको। टोटल कॉस्ट एट 10 units, total cost at 10 units is equal to 2000. Total cost at 10 units is equal to 2000. Variable cost at 10 units is equal to 1000. Total cost at 10 units is 2000. Variable cost at 10 units is 1000. Find AFC at 5 units. टोटल कॉस्ट 10 यूनिट्स की आपकी 2000 है, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 1000। AFC निकालना है 5 यूनिट्स के लिए, कितनी आएगी बताओ? एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है। आंसर गौरव 500। और किसका आंसर आया? शिवानी, हो रहे हैं क्वेश्चंस? रोहित, समझ आ रहे हैं? मुस्कान, आ रहे हैं क्वेश्चंस? हौले हौले, कोई बात नहीं, आना चाहिए। अमीशा, निकल रहे हैं क्वेश्चंस? रोहन, तुषार, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होंगे फिर आ जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएंगे। इससे आप समझ पाओगे कि कब कैसे निकाल सकते हैं। नंदनी हो गया? अंशी, आंसर क्या है? 200 हो गया? कैसे निकाला रोहित? टोटल कॉस्ट। मैम टोटल कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली। हाँ, उसके बाद मैंने एफसी में फॉर्मूला इनपुट कर दिया। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इजी है ना। यस टोटल गिवन है, वेरिएबल गिवन है, यूनिट सेम है, इससे फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आ गई और फिर उससे आप निकाल लो 5 यूनिट के लिए वो आप क्या 200। सबका आ गया आंसर 200 सबका? अमीशा, मुस्कान, चलिए नेक्स्ट लिखो। टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स, सॉरी टोटल कॉस्ट एट 1 यूनिट is 2000. Fixed cost at 1 unit is 1000. Find marginal cost. Find marginal cost. कौन सा क्वेश्चन पे अटके हुए हो अंशी? नहीं हुआ क्या अभी? तुम लोग ही बोले हो गया। देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है? 1000 है ना। फिक्स कॉस्ट नहीं है हमारे पास, टोटल कॉस्ट हमारे पास 2000 है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 आ गई। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय दी क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए। ठीक है, 1000 आया। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 1000। हमें कितनी यूनिट्स के लिए निकालना है? 5 के लिए। कितना आ गया? 200। एवरेज कॉस्ट फॉर 5 यूनिट्स
क्वेश्चन गलत कर दिया ना, देखो हम 10 मिनट्स के लिए निकाल दिए। ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यस मैम। कितना आया रोहन? 1000 आ रहा सबका आ गया? है। नहीं आया मुस्कान, क्यों? FC है जा। 1000 कैसे आया रोहन? मैंने टोटल कॉस्ट दे रखी है 1 यूनिट की 2000 और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 यूनिट की 1000। तो हमने इसमें टेबल में पढ़ा था टोटल को बता दे। फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस होता है। वो मार्जिनल कॉस्ट होता है, ऐसा तो नहीं होता। नहीं वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला रोहित? मैम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया मार्जिनल कॉस्ट तो के लिए। वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी मार्जिनल मैम कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में से किया है। ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम घर से करके आओगे। आंसर तो बता दो। आंसर 1000 है, आंसर तो 1000 है। MC का क्या होता है फॉर्मूला? जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट माइनस n माइनस TCN माइनस TCN माइनस TCN माइनस 1। हाँ, तो इससे माइनस कर दो। तो 1 की जगह घर से करके लाओ। इतना आंसर इजी है, वो मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिक्स कॉस्ट एट 100 यूनिट्स। ये आज रात तक मेरे पास इसका आंसर लॉजिक आना चाहिए, इसका मैम इस वाले क्वेश्चन का। मैम टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स। ये करो फटाफट, टाइम कितना रह गया? मैं 5.5 हो गए। मैं 41 हो गया। चलो ये क्वेश्चन करो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स 100 में कितना है? 20,000। 200 यूनिट्स पर है 1000 और मार्जिनल कॉस्ट एट सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट पे आपका मार्जिनल कॉस्ट है 200। फाइंड टीसी एट 200 यूनिट्स। फाइंड टोटल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स। ये अगर क्वेश्चन कर लोगे ना तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें कॉस्ट समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन लिख के वो सॉल्व करो, तब तक चाहे इसका फोटो क्लिक कर लेना, ये भी दूसरा के आना घर से। AFC at 200 units। 2 लाख 20,000 आ रही है। हाँ, किसी को नहीं बताओगे, बंद कर लो अपनी बुक, कॉपी बंद कर लो। गौरव को तो समझ आ गया अच्छे से। वाह गौरव, आई एम इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो गौरव, अगर समझ आ गया। ये नोट कर लो क्वेश्चन, ये करके आना घर से। मतलब शाम तक मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करोगे या ग्रुप पे डाल दो। हो गया ये वाला क्वेश्चन? अब सुन लो एक कहानी। मैम 1 मिनट। 2 लाख आ रहा है। मैम इसकी टोटल कॉस्ट 40,000 है। 40,000। इसका आंसर नहीं,
इसका आंसर है 2,20,000। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2,20,000। उसके आंसर्स नहीं बताऊंगी, तुम अपने आप फिट बैठा लो। सुनो आप कहानी में ट्विस्ट। ये आ गया 220। ये वाला जो लाइन है ना, इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका कुछ नहीं होना जाना, बस उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो, निकल जाएगा इजीली। पहले तो जो स्टाइल भी से जा सही है। 2,20,000। 7, 8, 9 नोट कर लो, इसको सॉल्व करके। हाँ हाँ, तो इसी टाइप के वो क्वेश्चंस हैं। फोटो ले लो। इन तीनों की कैलकुलेशन करके मुझे फोटो क्लिक करके भेजोगे, ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं उसी पे देख लूंगी। अपना नाम लिख देना नीचे, आंसर लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। नहीं आंसर नहीं लिखूंगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही मुझे लगेगा ना सब बच्चों के आ गए हैं आंसर्स, मैं आंसर डाल दूंगी। वो वाला बता दो। कौन सा